हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 23 हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 23 हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ यूनिट 4 हिस्ट्री। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइमलाइंस के बारे में। बिफोर वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, लेट अस नो मोर अबाउट टाइमलाइंस। एज यू नो, टाइमलाइंस टेल्स अस व्हाट हैपेंड एंड व्हेन इट हैपेंड। तो इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ चीजें टाइमलाइंस के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं, टाइमलाइंस जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि कोई भी इवेंट क्या था और वो कब हुआ, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन इट हैपेंड। तो व्हाट व्हेन वाले सवाल कौन जवाब देता है? टाइमलाइंस देता है। यहाँ पे टाइमलाइंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसे आप याद करके एग्जाम में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अ टाइमलाइन इज अ लाइन ऑफ डेट्स इन विच ऑल द डेट्स रिलेटेड टू अ सर्टेन इवेंट और पर्सन आर अरेंज्ड इन द राइट ऑर्डर। तो टाइमलाइन जो होता है ये एक डेट्स का लाइन है जिसमें किसी भी सर्टेन इवेंट या किसी भी पर्सन से रिलेटेड डेट्स को हम लोग जब राइट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये टाइमलाइन कहलाता है। तो टाइमलाइन इज अ डेट ऑफ लाइन जिसमें हम लोग किसी भी इवेंट के बारे में किसी भी पर्सन से रिलेटेड डेट्स को राइट ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। इट इज इजी टू मेक टाइमलाइंस फॉर पीपल अराउंड अस एंड फॉर इवेंट्स दैट टुक प्लेस रिसेंटली। तो आसपास के लोगों के बारे में टाइमलाइन बनाना या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स के बारे में टाइमलाइन बनाना जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है, ये बहुत ही आसान होता है। इन सब का टाइमलाइन बनाना बहुत ही इजी होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी हैव टू मेक टाइमलाइंस अबाउट द पीपल हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो एंड इवेंट्स दैट हैपेंड लॉन्ग अगो। तो प्रॉब्लम वहां आता है जब हमें टाइमलाइन बनाना पड़ता है उन लोगों के बारे में जो कि बहुत पहले रहते थे, यानी कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही पहले हुए थे। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पुराने जमाने के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तब उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम निकाला ऑफ काउंटिंग द ईयर्स को काउंटिंग करने वाला एक सिस्टम निकाला। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ वाला ईयर है उसे पहले कमेंस किया जाता था। कमेंस मतलब उसे कैलेंडर के बिगनिंग में लिखा जाता था। उसके बाद बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो ईयर था उससे पहले जितने भी साल आते थे उसे बीसी कहा जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और जो भी साल उनके बर्थ के बाद थे उसे एडी लिखा जाता है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी कहां से आया? एनो डोमिनी जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी कि ऐसे साल जहां पे हमारे लॉर्ड प्रेजेंट थे। जीसस क्राइस्ट कौन थे? हमारे लॉर्ड ही तो थे, भगवान ही न थे। तो ये वैसे साल है जिस समय लॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ का नाम एडी रखा गया। तो जितने भी साल जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले थे उन्हें बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और जितने भी साल उनके बर्थ के बाद हुए उन्हें एनो डोमिनी यानी कि एडी कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बीसी और एडी का, यानी कि बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी का, ये सब हम लोग समझेंगे एक टाइमलाइन की मदद से। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है? ये एक टाइमलाइन है। इसमें सपोज कर लीजिए ये जो 1 लिखा है ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है। क्या है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। उससे पहले जितने भी साल थे जो कि आपको रेड लाइन में दिख रहे होंगे, इसे बीसी कहा जाता है। ऑल दीज ईयर्स आर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसके बाद जितने भी आपको साल दिख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर से है, इसे एडी कहा जाता है क्योंकि दीज आर द ईयर्स आर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितने भी साल आए उसे हम लोग एडी लिखते हैं, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के जितने पहले भी जितने साल थे उसे हम लोग बीसी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है when we say an event happened in 500 BC, we mean that it happened 500 years before the birth of Christ। तो हम लोग जब भी बोलते हैं कि कोई इवेंट जो है वो 500 BC में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इवेंट है वो क्राइस्ट के, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 500 साल पहले हुआ। और when we say an event happened in AD 500, we mean that it happens 500 years after the birth of Jesus Christ। और जब हम लोग कहते हैं कि कोई भी इवेंट AD 500 में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इवेंट है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के 500 साल बाद हुआ, यानी कि इट हैपेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 500 साल बाद हुआ।
तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जितने भी साल थे वो सब बीसी हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जितने भी साल है वो सब एडी हैं। Nowadays, some historians use BCE before Common Era instead of BC and Common Era यानी कि CE instead of AD। तो आजकल के ज़माने में कुछ historians जो है वो BC के जगह BCE का इस्तेमाल करते हैं, before Common Era, और AD के इंस्टेड यानी कि AD के अलावे वो लोग Common Era यानी कि CE इस्तेमाल करते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो है उसे हम लोग 3 पीरियड्स में क्लासीफाई करते हैं, 3 पीरियड्स में क्लासीफाई करते हैं। प्री हिस्ट्री यानी कि फ्रॉम प्री हिस्ट्री AD 600 तक, यानी कि जितना भी पुराने साल थे वहां से लेकर AD 600 तक हम लोग एंशिएंट पीरियड कहते हैं। अब AD 700 से लेके AD 1750 वाले पीरियड को हम लोग मिडिएवल पीरियड कहते हैं, और AD 1750 से लेके आज तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पुराने साल है यहाँ से लेकर 600 AD तक क्या हुआ, ये है एंशिएंट पीरियड। उसके बाद 700 से लेकर 1750 तक क्या है, मिडिएवल पीरियड है, और 1715 से लेकर आज तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियड। तो आपको समझ आ गया होगा ये 3 पीरियड कहाँ से आए। 3 पीरियड है, एंशिएंट पीरियड, मिडिएवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो अब हम लोग इन तीनों पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब पीरियड्स में आखिर हुआ क्या। तो पहला आता है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ था। एंशिएंट पीरियड स्टार्ट्स विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर रिवर इंडस, बेटर नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एंशिएंट पीरियड कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के स्टार्ट से, यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के पास था वो जब शुरू हुआ, जिसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, तब एंशिएंट पीरियड स्टार्ट हुआ। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर 21 में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो एंशिएंट पीरियड का स्टार्ट हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अराउंड 1500 BC यानी कि 1500 BC में कुछ ट्राइब्स जो कि सेंट्रल एशिया में रहते थे, और उन ट्राइब्स को आर्यंस कहा जाता था, ये सब इंडिया आए, ड्रोव अवे द लोकल पीपल हुम दे कॉल्ड दासास। तो पहले इंडिया में रहते थे दासास विच मीन्स स्लेव्स, जो कि वहां के लोकल पीपल थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, 1500 BC में जो ट्राइब्स थे यानी कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया में आए, और वहां के लोकल पीपल दासास को हटा दिया यानी कि भगा दिया। ये जो आर्यंस थे वहां पे सेटल हो गए, क्रॉप्स को कल्टीवेट किया, एनिमल्स को पाला गया, और वहां पे अपने कल्चर को प्रोपागेट किया गया, यानी कि वो जिस कल्चर को फॉलो करते थे, जिस तरह से रहते थे, खाते थे, बोलते थे, ये कल्चर वहां पे आने लगा। बहुत सारे बुक्स जो कि आपने सुना होगा, वेदास, उपनिषद्स, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े एपिक्स जैसे महाभारत, रामायण, ये सब इसी पीरियड में लिखा गया था। कब लिखा गया था, एंशिएंट पीरियड में लिखा गया था। तो ये जो बड़े बड़े एपिक्स, बड़े बड़े बुक्स जब लिखा गया था, इसीलिए इस पीरियड्स को हम लोग वैदिक एज भी कहते हैं, यानी कि एंशिएंट पीरियड को हम लोग वैदिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय बहुत बड़े बड़े बुक्स, बहुत बड़े बड़े एपिक्स लिखे गए थे। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि क्या हुआ था। सेंट्रल एशिया से कुछ आर्यंस जो थे वो इंडिया आए, वहां के लोकल पीपल को हटा दिया, आर्यंस वहां रहने लगे, क्रॉप्स कल्टीवेट किया, एनिमल्स को पाला गया, अपने कल्चर को वहां लाए। तो ये सब जो था ये सब आया एंशिएंट पीरियड में। अब बात करते हैं कुछ राजाओं के बारे में। 326 BC में क्या हुआ, जो ग्रीक रूलर थे अलेक्जेंडर, जो कि बहुत बड़े कॉन्करर है, जो कि जो भी लड़ाई करते थे वो जीत जाते थे, वो इंडिया आए 326 BC में, और पंजाब के जो किंग पोरस थे उन्हें हरा दिया। तो अलेक्जेंडर जो थे वो इंडिया में आए 326 BC में, उन्होंने लड़ाई किया, वॉर किया, और पंजाब के किंग पोरस को हरा दिया। हाउएवर, लेकिन उन्होंने पोरस के ब्रेवरी यानी कि पोरस की बहादुरी से बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए। बहुत ही देखा कि पोरस जो है वो अपने कंट्री को बचाना चाहता है, अपने देश को बचाना चाहता है, और वहां पे बहुत बहादुरी से लड़ा। इसीलिए उसकी ब्रेवरी को देख के जो अलेक्जेंडर थे वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए, और वो फिर अपने टेरिटरी यानी कि इंडिया से बाहर जाने का सोच लिए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो 323 BC में उनके रास्ते में ही मौत हो गई, यानी कि डाइड ऑन हिज वे बैक होम टू 323 BC।
तो यहाँ पे क्या हुआ, 326 बीसी में अलेक्जेंडर आए, उन्होंने किंग पोरस को हरा दिया, लेकिन किंग पोरस की बहादुरी को देख के वो वापस जाने का सोच लिए, लेकिन वो जाते समय 323 बीसी में मर गए, यानी कि उनकी मौत हो गई। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है कि अलेक्जेंडर और पोरस में जो लड़ाई हुआ था वो कैसा दिख रहा था। इन द सेम ईयर, अब उसी साल जब अलेक्जेंडर का मौत हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध के एम्परर बने, यानी कि जो मगध जो जगह था वहां के राजा कौन बने, चंद्रगुप्त मौर्य, विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये चाणक्य का पिक्चर है। तो ये जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे, जिनकी मदद से वो मगध के राजा बन गए। उनके एम्पायर को मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। उनके जो ग्रैंडसन अशोका थे, जिसे हम लोग अशोका द ग्रेट बोलते हैं, उन्होंने उस थ्रोन को संभाला चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बने, अशोका बने। अशोका जो थे एक बहुत बड़े रूलर थे, जो कि बहुत सारे बैटल्स को जीता था उन्होंने, और सबसे बड़ा बैटल था उनका बैटल ऑफ कलिंगा, जो कि उनका आखिरी बैटल भी बना। बैटल ऑफ कलिंगा जो था, ये आखिरी बैटल क्यों बना, क्योंकि बैटल ऑफ कलिंगा में बहुत ज्यादा ही ब्लड शेड हुआ था, बहुत ही सैनिकों की जान गई थी, बहुत ही लोगों का खून बहा था। इसीलिए जो अशोका है उन्हें बहुत ही बुरा लगा, उन्हें उनकी जो लाइफ वो वहां से बदल गई। वो फिर शांति फैलाना चाहते थे, वो फिर लोगों को प्यार देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े रॉक्स पिलर्स पे कुछ इंस्क्रिप्शंस बनाए, कुछ लिखा, कुछ आकृतियां बनाई, जिससे कि वो पूरे दुनिया को मैसेज दे रहे थे कि हमारे दुनिया में शांति बनी रहनी चाहिए और स्नेह होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, द बैटल चेंज हिज लाइफ एज इट हैड कॉज्ड अ लॉट ऑफ ब्लड शेड। बहुत ही ब्लड शेड हुआ था, बहुत ही खून बहा था, इसीलिए उनकी लाइफ यहाँ से चेंज हो गई। वो गौतम बुद्धा के फॉलोअर बन गए। किसके फॉलोअर बन गए, ये एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए, गौतम बुद्धा के वो फॉलोअर बन गए। उसके बाद उन्होंने देश भर में ये संदेश भेजा शांति का, स्नेह का, यानी कि लव टू द पीपल, अपने इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, जो कि उन्होंने रॉक्स और पिलर्स पे बनाया था। After the Mauryas, ancient period saw the rise of Guptas who ruled over India in the 4th and 5th centuries AD. तो मौर्यन एम्पायर जब खत्म हुआ तब वहां पे गुप्तास का राइज होने लगा, जिन्होंने इंडिया पे 4th और 5th सेंचुरी एडी में रूल किया। ये जो गुप्तास थे ये बहुत ग्रेट रूलर्स थे, बहुत बड़े रूलर थे, जिनके अंडर इंडिया में फाइनेंस, कल्चर और लिटरल ये तीनों चीज फ्लरिश होने लगा। यानी कि ये इतने बड़े रूलर थे कि इंडिया जो है उनके अंडर फाइनेंशियली ग्रो कर रहा था, कल्चरली ग्रो कर रहा था और लिटरली भी ग्रो कर रहा था। इसीलिए उस पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। किस एज को बोलते हैं, जब गुप्ताज रूल करते थे तब उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं मिडिएवल पीरियड के बारे में। मिडिएवल पीरियड जब शुरू हुआ तब उस समय इंडिया एक रिच कंट्री हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे रेडर्स अट्रैक्ट होने लगे। रेडर्स कौन होते हैं, रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि बाहर से आते हैं इंडिया में आए और इंडिया के ही लोगों और इंडिया के राजाओं पे अटैक करके वहां पे अपनी टेरिटरी बसाना चाहते थे, उन्हें रेडर्स कहा जाता है। तो रेडर्स जो थे वो सब बहुत ही अट्रैक्ट होने लगे इंडिया की इतनी सारी वेल्थ को देखकर, इतना खजाना देखकर। और ये जो रेडर्स थे ये मेनली सब सेंट्रल एशिया से थे। एडी 1001 में महमूद गजनी जो है इन्होंने इंडिया पे अटैक किया और इंडिया का सबसे ज्यादा से ज्यादा वेल्थ वहां से लेके चले गए, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में उन्होंने खजाना लूट लिया। 150 साल बाद यानी कि 150 इयर्स लेटर मोहम्मद घोरी इंडिया को अटैक किए। उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया तो बहुत सारे टेरिटरीज उन्होंने वन किया, यानी कि जीत लिया। सारे राजाओं को मार के, वॉर करके उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को जीत लिया। जीतने के बाद उन्होंने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को उन सब टेरिटरीज का गवर्नर बना दिया। कौन बन गया गवर्नर, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद घोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो रूलर बन गए, क्या बन गए, राजा बन गए। ये गवर्नर से क्या बन गए, राजा बन गए। वो फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहलाते हैं, इन्हें फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत का खोज किया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहुत सारे राजा आए, जैसे कि इल्तुतमिश आए, फिर रजिया सुल्तान जो वहां की सुल्तान बनी, फिर बलबन। ये सब क्या है, ये सब राजा है जो कि राजा रानियां हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए। After the decline of the Delhi Sultanate, Babur took over the throne and started the Mughal Empire. तो जैसे सारा एम्पायर, सारा सल्तनत नीचे जाता है यानी उनका डिक्लाइन होता है, उसी तरह दिल्ली सल्तनत जो है उनका भी डिक्लाइन होने लगा, यानी कि वो भी गिरने लगा। तो उस समय क्या हुआ, बाबर जो थे उन्होंने उस थ्रोन को संभाला, उस गद्दी पे बैठ गए और उन्होंने अपना एम्पायर चालू किया जिसे मुगल एम्पायर कहा जाता है।
मुगल एम्पायर में बहुत सारे रूलर्स आए, जैसे कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। इन सारे राजाओं में अकबर जो राजा थे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा थे और सबसे वाइजेस्ट मुगल रूलर थे। इनके अंडर इंडिया बहुत ज्यादा ही ऊंचाइयों को छू रहा था, बहुत ज्यादा ही फ्लरिश कर रहा था। अकबर्स ग्रैंडसन शाहजहां's reign saw the growth of art and culture in India। तो अकबर के राज में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंडिया फ्लरिश किया। तो उसी साथ अकबर के जो ग्रैंडसन यानी कि शाहजहां के समय में क्या हुआ कि इंडिया में आर्ट एंड कल्चर का ग्रोथ होने लगा, बहुत ज्यादा ही आर्ट और कल्चर वहां पे फ्लरिश होने लगा। शाहजहां ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए इंडिया में, जैसे कि ताजमहल और रेड फोर्ट। ये याद रखिएगा कि शाहजहां जो थे वो अकबर के ग्रैंडसन थे यानी कि पोते थे। He was succeeded by his son औरंगजेब। अब शाहजहां के बाद कौन राजा बने, औरंगजेब, जिसके बाद मुगल एम्पायर सॉ इट्स डाउनफॉल, यानी कि औरंगजेब जब वहां के राजा बने तो उसके बाद क्या हुआ, मुगल एम्पायर जो है वो भी गिरने लगा। जैसे दिल्ली सल्तनत का खत्मा हुआ उसी तरह मुगल एम्पायर भी खत्म होने लगा। सबसे लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर। ये हमारे इंडिया के या फिर मुगल एम्परर में सबसे लास्ट एम्परर थे, सबसे लास्ट रूलर थे। सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। तो ये थे सारे रूलर मुगल एम्पायर के। उसके बाद क्या हुआ, जब मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया तब वहां पे ब्रिटिश आ गए और ब्रिटिश ने उस पूरी गद्दी को संभाला। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पीरियड के बारे में, विच इज मॉडर्न पीरियड। यूरोपियंस फर्स्ट विजिटेड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग जहांगीर रीजन। तो मॉडर्न पीरियड जब शुरू हुआ उस समय किसका राज चल रहा था, जहांगीर का चल रहा था। तो इस एरिया में इस समय में यूरोपियंस इंडिया को सबसे पहली बार विजिट किए ताकि वो लोग ट्रेड कर सके। क्या पर्पस था उनका, ट्रेड करने का, यानी कि सामान का लेन देन करने का। तो यूरोपियंस में कौन कौन थे, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज, ये तीनों आए थे इंडिया मेनली ट्रेड करने के लिए। किस चीज का, मसालों का, स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये जो ट्रेड था वो हार गए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही मास्टर थे सारे ट्रेडर्स में, और ब्रिटिश ने वो सारा ट्रेड अपने तरफ ले लिया, यानी कि वही लोग लेन देन करेंगे स्पाइसेस का। उन्होंने ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया और धीरे धीरे सारे छोटे छोटे टेरिटरीज को अपने साथ मनाने लगे, यानी कि जितने छोटे छोटे टेरिटरीज थे इंडिया में उन सबके पास जाके ट्रेड करने का सौदा वो लोग लेते गए। और फिर उन्होंने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेयर किया। ये सब बहुत ही नेगेटिव पार्ट में आता है कि जो ब्रिटिश थे वो लोग ने ट्रेड करने का सौदा मंजूर कर लिया था, लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप की, लेकिन छोटे छोटे टेरिटरीज जाके उन्हें एनेक्सिंग करने लगे, यानी कि उससे लेने लगे और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेयर करने लगे। एडी 1757 में क्या हुआ, ब्रिटिश जो है उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला, ये जो रूलर थे, बंगाल के रूलर थे, उन्हें भी हरा दिया और बंगाल को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे पूरा इंडिया जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले इंडिया की आज़ादी से पहले वहाँ ब्रिटिश रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे ये पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। Though many developments and social reforms took place under the British rule, their ideas were not appreciated by Indians। तो जब ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश लोग राज करने लगे, तो उन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट की, बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स बनाया, लेकिन ये जो आइडियाज था जो वो लगाते थे इंडिया पे, ये इंडियन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इन मई 1857 में उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। क्या किया, रिवॉल्ट किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें दबा दिया, सप्रेस्ड कर दिया और इंडियन एम्पायर को क्वीन ऑफ इंग्लैंड उन्होंने वहां पे अपनी गद्दी ले ली, यानी कि ब्रिटिश की जो रानी थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने अपना राज इंडिया में ले आया, इंडियन एम्पायर पे वो बैठ गई। Several political organizations were formed by educated Indians to free India from the British rule। तो बहुत सारे political organizations बनाए गए educated Indians की मदद से, जहाँ पे Indians educated थे, जो educated लोग थे, उन्होंने एक political organization बनाया इंडिया को ब्रिटिश रूल से छुड़ाने के लिए।
उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके लीडर महात्मा गांधी जी थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, इसे याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन? इट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द लीडर वॉज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के गाइडेंस के अंदर और उनकी ट्रूथ और नॉन वायलेंस, ट्रूथ मतलब सच्चाई और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा वाले प्रिंसिपल्स पे चल के उन्होंने इंडिया को फाइनली 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस दिला दिया। ये जो पिक्चर देख रहे हैं महात्मा गांधी का पिक्चर है। ये बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने हमारे इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजाद करवाया था। और डेट क्या था? 15 अगस्त 1947। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक का, किसी और सब्जेक्ट के चैप्टर का, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you and thanks for watching. Subscribe please.